आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने के क्या स्टेप्स होते हैं। फिर हमने जब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा तो हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के जो स्टेप्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, राइट? अब हम इस चैप्टर में करेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। तो वैसे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन बहुत बड़ा काम है। हम लोग इसमें बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल ही पढ़ने वाले हैं कि आपको जस्ट एक नॉलेज हो जाए, बेसिक सी नॉलेज। अगर डिटेल में जाएंगे तो ये अपने आप में पूरा कोर्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी अपने आप में जो कॉर्पोरेट लॉ करते हैं उनका एक कंप्लीट पेपर होता है। सोचो, स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, तो बहुत बड़ी चीज है। बट हम लोग इसको बहुत नॉमिनल सा, छोटा सा करेंगे ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए कि एक कंपनी को फॉर्म आखिर करते कैसे हैं। तो किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए मेजर हमारे पास 3 स्टेप्स है: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और थर्ड, आइडिया है कोई क्या होगा? सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, या हम कह सकते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एक ही बात है, चाहे आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन बोलो या सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल बोलो, एक ही बात है। तो ये 3 हमें स्टेप्स इसमें करने हैं। प्रमोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जितनी भी हमारे पास कंपनीज होती हैं वो 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। क्या डिफरेंस है? प्राइवेट कंपनी में फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम होती हैं एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी को फंड रेज करने के लिए एक पब्लिक का ही सपोर्ट चाहिए होता है, तो उन्हें ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी है, जबकि प्राइवेट कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, क्योंकि उनकी मैक्सिमम लिमिट 200 होती है। तो वो जनरल पब्लिक को से फंड रेज नहीं कर सकते। उनके बहुत क्लोज्ड सर्कल में जो लोग हैं स्पेसिफिक, वही वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमारा जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है वो प्राइवेट कंपनी में ये कहता है कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी के प्रोफाइल का लिखा होता है, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है वो लिखा होता है, ठीक है? और वो शेयर्स की इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे देनी है, ये सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं। तो पब्लिक कंपनी फंड रेज करती है बाय इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स तो क्या होते हैं? पार्ट ऑफ ओनरशिप, ठीक है ना? जो कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की टोटल कैपिटल है, उस कैपिटल को जब हम छोटे छोटे पोर्शंस में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ शेयर। तो अगर एक कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए को वो छोटे छोटे पार्ट्स में 10-10 रुपए के शेयर्स में या 100-100 रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर सकती है, ठीक है? तो वो ध्यान है, वो शेयर्स होते हैं, ठीक है? फिर अब हम 1 बाय 1 करते हैं। पहला प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? फर्स्ट स्टेज है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बेसिकली प्रमोशन कौन कर रहा है? प्रमोटर्स करते हैं। प्रमोटर्स का मतलब वो पीपल हु इंसेप्ट द आइडिया ऑफ द कंपनी, जिन्होंने ये आइडिया जनरेट किया कि कोई भी कंपनी फॉर्म कैसे होगी और किस पर्पस के लिए होगी, ठीक है? तो प्रमोटर सारी वो फॉर्मेलिटीज करते हैं जो किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए चाहिए।
कुछ ऐसे प्रमोटर्स हैं जो खुद की कंपनी का प्रमोटर खुद बन जाते हैं। मान लो मेरे को अपनी कंपनी ओपन करनी है, मैंने आइडिया जनरेट किया, मैं ही इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे लॉ की, टैक्सेशन की सबकी पूरी नॉलेज है, तो मैंने ही सारी फॉर्मेलिटीज कर ली। लेकिन हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ आइडिया है, लेकिन मेरे पास लॉ, टैक्स, इन सब की नॉलेज नहीं है, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी। तो मैंने उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन लोगों की हेल्प ली, लॉयर्स की, पूरी एक ग्रुप ऑफ पीपल मैंने हायर किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका काम ही कंपनीज को प्रमोट करना है, तो प्रमोटर का ही काम करते हैं, तो वो हमारे प्रमोटर्स हैं। वो हो सकता है कंपनी बनने के बाद कंटिन्यू कर लें उस कंपनी में अपना कुछ शेयर, और हो सकता है वो आपको कंपनी फॉर्म करके दे दें और फिर अपना दूसरा काम करें। तो उनका काम ही ये होता है, वो होते हैं हमारे प्रमोटर्स। ठीक है, तो प्रमोशन में होता क्या है? सबसे पहले प्रमोशन में हम क्या लिखेंगे? दिस इज द फर्स्ट स्टेज। दूसरा, जो भी प्रमोटर्स होते हैं वो हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद अदर पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक है, तो हम प्रमोटर्स का वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, प्रमोशन का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एक आइडिया, जो बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को कंसीव करना और फिर जो भी इनिशिएटिव लेने हैं, वो इनिशिएटिव चाहे फाइनेंस को अरेंज कराने के लिए लेने हैं, चाहे मैनेजर्स हायर करना या ह्यूमन रिसोर्स हायर करना, जितने भी लीगल प्रोसेस है उन्हें फॉलो अप करना, टेक्निकलिटीज को फॉलो अप करना, डिफिकल्टीज को दूर करना, अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करना, दैट इज ऑल टू बी डन बाय प्रमोटर्स। तो प्रमोशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो छोटी सी है कि कौन है प्रमोशन का मतलब क्या हुआ? प्रमोशन इज to conceive an idea of business or a business idea and taking an initiative to form a company, that is promotion. But promotion कर कौन रहा है? promoter कर रहा है। promoter कौन है? who undertakes, again promoter is a person or is a group of person who conceive an idea of business and taking an initiative to form a company, वही promoter है। तो promoter क्या कर रहा है? promoter जो भी उसको given project है, अगर तो मैं खुद का बिजनेस प्रमोट कर रही हूँ तो मैंने जो आइडिया सोचा है, मैंने जो प्रोजेक्ट सोचा है, उसका आइडिया को कन्वर्ट करना इन एक्चुअल, जो भी आइडिया जनरेशन है उस आइडिया जनरेशन को एक प्रैक्टिकल शेप देना, ये प्रैक्टिकल शेप देना, दिस इज द वर्क ऑफ प्रमोटर। उसको ये सब चेक करना है कि क्या हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज विद प्रॉपर मैनेजरियल एबिलिटी, विद प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, कि उनको वो काम आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में एक छोटे से एम्प्लॉय से लेकर, ठीक है, एक टॉप लेवल एम्प्लॉय तक, आप लोग 12th में पढ़ोगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। तो प्रमोटर का काम है कि वो पूरी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की डिसाइड करने से लेकर उन सबको क्लब करना, टुगेदर करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मशीनरी, हर चीज को कैलकुलेट करके, ये प्रमोटर का काम है। तो प्रमोटर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई प्रमोटर गलत मिल गया तो वो कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। इसीलिए चाहे किसी को कितनी भी नॉलेज हो, वो उसके बावजूद भी प्रमोटर्स को हायर करते हैं जिनके पास स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, एक टाइप का एंटरप्रेन्योर ही हो गया। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरा एक आइडिया जनरेशन है, उस आइडिया जनरेशन को हो सकता है कि मैं उतने अच्छे से एक कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊं, और हो सकता है मैं कर भी दूं, तो मैं उन प्रमोटर्स के लिस्ट में तो आ जाऊंगी। मान लो मेरे पास आइडिया है और तुम्हारे पास, तुम प्रमोटर्स हो, तुम्हारा काम है कंपनीज को फॉर्म करना है, तो मैंने क्या किया, तुम्हारे साथ एक टीम बना ली। अब मैं भी प्रमोटर हूँ क्योंकि आइडिया मेरा है, तुम भी प्रमोटर हो क्योंकि तुम सीए हो, एक सीएस है, एक लॉयर है, अलग अलग लोग हैं, एक टैक्स का स्पेशलाइज्ड पर्सन है, तो सब अलग अलग तरह के लोग हैं। और मैं भी हूँ जिसके पास आइडिया है,
मैं हूँ जो पैसा लगा रही हूँ, या कोई हो सकता है मेरे पास आइडिया हो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हो, तो एक और पर्सन होगा जिसके पास पैसा भी है। तो यानी कि मैं, आइडिया, एक पैसे वाला, एक CS, एक CA, एक लॉयर, सब मिलके हम सब प्रमोटर्स हो गए। तो एंटरप्रेन्योर है, बट हो सकता है जो बाकी लोग हैं वो मेरी बिजनेस को, फॉर्म को बना के वो उसके बाद वहां से हट जाएं, कि जब कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो वी आर हियर, वो अपनी फीस लेंगे और हम हमारा काम कर देंगे। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो हमारी कंपनी में बने रहें। तो प्रमोटर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, बट वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एंटरप्रेन्योर्स में रहें। वो अपना, हो सकता है ये काम एक अगेंस्ट फी लेके भी कर रहे हो, बट प्रमोटर्स एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है। सिर्फ आइडिया का मैं क्या करूंगी अगर उसे कोई ठीक से कन्वर्ट ही नहीं कर पाए तो? मेरे पास एक आइडिया, उसे कन्वर्जन ही नहीं मिला, अच्छा फिर क्या फायदा? ठीक है, तो वो प्रमोटर का काम होता है। सेक्शन 69, जब भी आप कोई सेक्शन लिखते हो, कुछ इस चैप्टर में थोड़े सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जब भी आप कोई सेक्शन लिखते हो किसी एक्ट का, तो आपने सेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रॉपर लिखना जरूरी होता है। तो सेक्शन 69 ये बताता है कि प्रमोटर कौन है। जैसे हम तो जो डेफिनेशन कर रहे हैं ये एक जनरल डेफिनेशन है, बट कंपनीज एक्ट में हर टर्म की डेफिनेशन लिखी है। तो सेक्शन 69 क्या डेफिनेशन बताता है? वो ये कहता है कि प्रमोटर कौन होना चाहिए? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस पे है, जिसका नाम कंपनी की एनुअल रिटर्न में है। ठीक है, प्रमोटर कौन होना चाहिए? जो कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, फिर चाहे वो एक शेयर होल्डर की फॉर्म में हो, चाहे वो एक डायरेक्टर की फॉर्म में हो, या वो किसी और फॉर्म में हो। यानी कि प्रोस्पेक्टस में नाम होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए, एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है उसमें उसका नाम होना चाहिए, प्लस उसके इंस्ट्रक्शंस के अंडर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे। वो क्योंकि उसने ये आइडिया को पूरा कन्वर्ट किया है। तो प्रमोटर इज द पर्सन जिसके पास नॉलेज है। तो प्रमोटर, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रमोटर्स एंटरप्रेन्योर क्यों हैं? क्योंकि भाई एंटरप्रेन्योर के पास तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं। बट हम ये कभी नहीं कह सकते कि ऑल प्रमोटर्स आर एंटरप्रेन्योर्स, बट ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर प्रमोटर्स। ये पक्की बात है, क्योंकि अपना बिजनेस तो वो प्रमोट कर ही रहे हैं ना। ठीक है ना? तो इन सारी बातों के बाद हम क्या क्या कह सकते हैं कि क्या क्या है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर? एक प्रमोटर क्या क्या काम कर रहा है? तो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स में फर्स्ट क्या आया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या हमें फ्रूटफुल है या नहीं है, या आज के टाइम में पूरा मार्केट एनालिसिस करके उन्होंने पूरा मार्केट एनालिसिस किया, और मार्केट एनालिसिस करके उन्होंने ये देखा कि क्या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें लेनी चाहिए या नहीं। आइडेंटिफाई करना, जैसे ही कोविड आया तो कोविड आने के बाद क्या हुआ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये देखी गई कि अब ऑनलाइन क्लासेस और कंप्यूटर एक्सेसरीज ये सब एकदम से महंगी हो गई। कोई वेबकैम जो नॉर्मली 400-500 रुपए का आता था वो अचानक से 3-4 हजार का हो गया। क्यों हो गया था? क्योंकि उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखी। फिर नई नई इंस्ट्रूमेंट्स, राइटिंग टैबलेट, बहुत सारी चीजें जो कि बहुत अनकॉमन थी, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उन्होंने देखी। तो ऐसे कोई भी कुछ भी सिचुएशन होती है तो ये देखना कि क्या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए फ्रूटफुल है। अगर आप नहीं देखोगे, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का पूरा मार्केट एनालिसिस नहीं करोगे, तो आपको तो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही फेल हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है जिस चीज की, वो चीज आप मार्केट में लॉन्च कर दोगे तो वो तो फेल हो जाएगी ना। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस अगर आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई तो करोगे कि आखिर मार्केट में जरूरत किस चीज की है। ठीक है ना? जैसे कि एक स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस आर मींस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दिस इज स्वॉट एनालिसिस। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमें क्या स्ट्रेंथ्स मिल रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्या थ्रेट्स हैं, एंड क्या हमारे लिए वीकनेसेस हैं।
ये 4 पॉइंट्स को डिस्कस करके उसके बाद ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला काम कि हमें किस चीज का बिजनेस करना है, हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें सर्विसेज करनी है, हमें इंटरमीडिएट करना है, क्या करना है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। फिर हमें फिजिबिलिटी स्टडीज, 3 तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं। पहली टेक्निकल, क्या टेक्निकली हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं। मान लो मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डायग्नोज की, आइडेंटिफाई की कि लर्न एट योर पेस। मैंने देखा कि बच्चे आजकल स्कूल जाके आके थक जाते हैं, फिर ट्यूशंस भी जाते हैं, फिर वो अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो कभी वो स्कूल मिस करते हैं, कभी वो ट्यूशंस मिस करते हैं, तो और उनको हर समय बर्डन लगता है। तो आई मस्ट लॉन्च अ प्रोग्राम कि बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंगली पढ़ें। तो मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, लर्न एट योर पेस। ओके, एक आइडेंटिफिकेशन मैंने ले दिया इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। बट टेक्निकली अगर वो लर्न एट योर पेस हैं तो उनके पास क्या सारी क्लासेस की कवरेज मैं कैसे दूंगी। मैं अगर उनको वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स दूंगी तो क्या वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देने के लिए एडिक्वेट गूगल स्पेस है, क्या उनके पास प्रॉपर एक वाईफाई कनेक्शन है, ठीक है ना, क्या उनके पास प्रॉपर गैजेट है जिसपे वो देख सकें, और क्या मेरे पास ये सारी टेक्निकल फैसिलिटीज हैं कि मैं अगर 100 बच्चे उसमें एनरोल कर लेंगे तो क्या मैं उन 100 बच्चों को दे सकती हूँ। तो मुझे ये टेक्निकल फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कैसे उनको इवैल्यूएशन करूंगी, मैं कैसे उनके काम को चेक करूंगी, मैं कैसे उनके डाउट सॉल्व करूंगी, ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी। सेकंड, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए फंड्स की जरूरत कितनी पड़ेगी, वो फंड्स मैं रेज कहाँ से करूंगी, वो भी देखना पड़ेगा। मुफ्त में तो कोई बिजनेस नहीं चलता, चलता है कोई मुफ्त में बिजनेस नहीं चलता ना, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो क्या मेरे पास उतना पैसा खुद का है, खुद का नहीं है तो मुझे फंड रेज करना है। क्या मैं फंड रेज करने की पोजीशन में हूँ, क्या मुझे बैंक पैसा देगा या नहीं देगा, या मैं शेयर्स इशू करूं, मैं स्मॉल स्केल पे कर रही हूँ कि बड़े स्केल पे कर रही हूँ। बहुत सारी बातें मैटर करेंगी और मुझे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब मैंने टेक्निकल भी देख ली, मैंने फाइनेंशियल भी देख ली, बट मैं ये सब कुछ कर लूं उसके बावजूद भी जो मेरा फर्स्ट चैप्टर में था प्रॉफिट मोटिव, अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरे को 100 बच्चों ने एनरोल कर लिया, मैंने 100 बच्चों से फीस ले ली, तो मैंने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में देख लिया कि मुझे फीस कितनी रखनी है, और उसके बाद मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मतलब इतना सब कुछ किया तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो व्हाट इज द पॉइंट। कोई भी जॉब करता है तो सैलरी के लिए करता है, कोई भी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है। अब अगर मैं प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रही तो मैं अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करूंगी, मेरे पास तो कोई मोटिवेशन ही नहीं हुआ। तो टेक्निकल और फाइनेंशियली हो सकता है अरेंज हो भी जाए सारी चीजें, बहुत बढ़िया, मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने मेरा सारा काम कर दिया, बढ़िया इंजीनियर मिल गया मुझे, चलो जी काम हो जाएगा, बढ़िया, मेरे पास पैसा भी मेरा अरेंज हो गया, बट इन सब के बावजूद मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो देयर इज नो पॉइंट। तो हमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखनी जरूरी है, ठीक है। चलो जी, फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई, मैंने सारी स्टडीज कर ली। हाँ जी, मेरे पास टेक्निकल भी है, मेरा फाइनेंस भी पैसा आ गया, मतलब मेरे को सीटीओ भी मिल गया, ठीक है, मेरे पास टेक्निकल पर्सन भी हो गया, मेरे पास फंड रेजर भी मिल गया मुझे, और मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है, बढ़िया मस्त एकदम। बट अब आती है नाम की बात। नेम अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है नेम अप्रूवल? क्योंकि आप अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम किसी गवर्नमेंट कंपनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे सिमिलर नहीं रख सकते, या जो एग्जिस्टिंग कंपनी है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हम उससे सिमिलर भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। मैं ऐसा कोई नाम नहीं रख सकती अपने इंस्टीट्यूशन का जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कहीं है, ठीक है। आप लोग देखते हो ना, जब मेल आईडी नया बनाते हो तो कैसे देखते हैं, मेल आईडी में आप जब अपना मेल आईडी का बनाते हो तो उसमें वो आ जाता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप उसमें कुछ ना कुछ अपना कॉम्बिनेशन लगाते हो, कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन या डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लगाते हो, फिर वो अप्रूव कराते हो। कभी भी ऐसा हुआ है कि जो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो वैसा ही आपका ईमेल आईडी बन जाए?
कभी भी नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो नेम अप्रूवल बहुत जरूरी है। ये सबके लिए काफी सारे लॉज होते हैं जो हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है। अभी जब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक वो डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी कंपनी की आउटर बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। एक होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो इंटरनल बाउंड्रीज फिक्स करता है, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आउटर बाउंड्रीज फिक्स करता है। डिटेल में हम लोग करेंगे, लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज हैं बेसिकली वो या तो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मोस्टली तो डायरेक्टर्स ही होते हैं। डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, और उनको कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने पड़ते हैं फॉर बीइंग अ डायरेक्टर। नॉर्मली प्रमोटर्स ही होते हैं जो सिग्नेटरीज हैं, बट अगर उन प्रमोटर्स के अलावा हम किसी और को अपने यहाँ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो उस डायरेक्टर के मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स की भी इतने शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो वो सिग्नेटरीज, क्योंकि वो सिग्नेटरीज ऐसे होंगे जो कि फर्दर सारे डॉक्यूमेंट्स के सिग्नेचर्स पे काम आएंगे उनके। वो सिग्नेटरीज फिक्स करने के बाद हमने प्रोफेशनल्स में हमें बैंकर हायर करना है, हमें लॉयर, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें ऑडिटर जो ऑडिट करता है, यानी कि जो हमारे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करता है, इंटरनल ऑडिटर्स, क्योंकि हर जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक्सटर्नल ऑडिट भी कराना पड़ता है, लेकिन एक इंटरनल ऑडिटर की भी हमारे सारे अकाउंट्स एज पर लॉ बने हुए हैं, वो हमारे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स अभी बताए तुम्हें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पूरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार करना, इतनी मोटी फाइल बन जाती है, और वो फाइल तैयार करके रजिस्ट्रार के पास लेके जाना, उन रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना, ये सारे काम प्रमोटर के होते हैं, ठीक है। तो आज की कथा यही समाप्त करेंगे। हाँ बोलो, कौन सा वाला? देखो, सिग्नेटरीज कौन होते हैं? जो साइन करते हैं, ठीक है। तो कौन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेगा? कोई एक पर्सन नहीं होता, मोर देन 1 डायरेक्टर होते हैं। तो वो डायरेक्टर कौन होंगे? ठीक है, वो डायरेक्टर बनने के लिए जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होगी, उन डायरेक्टर्स को एक क्वालिफिकेशन शेयर्स, मतलब क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब कि उस कंपनी में अपॉइंट होने के लिए एज अ डायरेक्टर उन्हें कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कोई भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी भी नाम से हम बना दें, लेकिन ये सब हमारे लिए वो सिग्नेटरीज हैं। तो हमारे कौन सिग्नेटरीज होंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये सिग्नेटरीज होते हैं, इनका सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जा रहा है, फिर इनके सिग्नेचर हमारे प्रोस्पेक्टस पे भी जा रहे हैं, हमारे एनुअल रिटर्न्स पे भी जा रहे हैं, हमारे और आगे के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स पे भी जा रहे हैं। तो वो सिग्नेटरीज कौन होंगे ये हमें फिक्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस बिजनेस को आगे चलाने वाले हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। और बताओ, कोई डाउट? नहीं? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। थैंक यू और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। Share, subscribe the channel and press the notification button। पर नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फिर मैं जो आगे वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना भी इसीलिए जरूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी, है ना। तो इसलिए कमेंट भी करो,
लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है, और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी प्रेस करो। थैंक यू।